हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी, पहली क्लास में हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था और फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट हम फ्रांस की क्रांति के ही जो एक कारण हमारा रह गया था, मध्य वर्ग का उदय, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे की क्लास शुरू करते हैं। पहली क्लास में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने जो लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था प्रमुख करों के बारे में, प्रमुख कर और सामान्य जनजीवन। जहाँ हमने पढ़ा था कि जिस टाइम पे फ्रांस की क्रांति हुई, वहां रोटी का संकट पैदा हो गया था, कर की दोहरी मार थी, भीषण ठंड और ओलावृष्टि हुई थी और कम मजदूरी, ज्यादा काम था। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने यहाँ से अपनी क्लास एंड की थी। अब आगे हम करते हैं मध्य वर्ग का उदय। एक कारण ये था फ्रांस की क्रांति का। तो देखिए, मध्य वर्ग में क्या था कि जो तीसरा स्टेट है, तीसरे स्टेट के जो शिक्षित लोग थे और जो पढ़े लिखे लोग थे, और जो हमने जैसे पहले देखा था कि उसमें कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, तो उस तीसरे वर्ग में जो अमीर लोग थे या पैसे वाले या थोड़े जमींदार लोग थे, और वो लोग शिक्षित लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो समुद्र के पार आर पार व्यापार करते थे, समुद्र से व्यापार करते थे उस समय। क्योंकि आपको भी पता है कि उस समय पे जो व्यापार होता था वो समुद्र समुद्र के रास्ते ही होता था। यूरोप के साथ जो व्यापार होता था अन्य देशों का, तो वो उससे उन्होंने क्या किया, उनकी संपत्ति बढ़ी। और इसके साथ साथ जब उन्होंने एक देश से दूसरे देश की यात्रा की, तो जो उस समय जो शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे या जो दार्शनिक लोग थे, उन लोगों के साथ भी उनका मेल मिलाप हुआ, मिलना हुआ। उनके विचार उन्होंने पढ़े, देखे, और उसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ा। उन लोगों ने देखा कि भाई, जो हमारे यहाँ जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, वो वर्ग कैसे जो तीसरा स्टेट है, तीसरे स्टेट के लोगों का शोषण कर रहा है। तो उस वर्ग के लोगों ने क्या, उस वर्ग के जो शिक्षित लोग थे, उन लोगों में से ही एक नवीन वर्ग, मध्य वर्ग का उदय हुआ। और इस वर्ग पर किन लोगों का प्रभाव था? इन लोगों पर कुछ प्रमुख दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। जैसे कि सबसे पहले था जॉन लोक। जॉन लोक सबसे उस समय अपना ग्रंथ लिखा था, टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ये इम्पोर्टेंट है ग्रंथ, जॉन लोक का ग्रंथ है और इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये। तो इसमें जॉन लोक ने क्या किया था, उसने कहा था कि भाई देखिए, राजा के जो जन्मजात अधिकार है या जो दैवीय अधिकार है, जिस अधिकारों से हम कहते हैं कि भाई राजा जो है वो देवता का स्वरूप है या भगवान का, ईश्वर का रूप है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। राजा जो है, राजा भी हम लोगों के बीच से ही एक व्यक्ति होता है, और वो उसके जो अधिकार हैं वो दैवीय अधिकार नहीं है। यदि राजा राजा का कार्य है कि वो अपनी जनता की रक्षा करे, अपनी जनता की देखभाल करे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जनता को राजा को बदलने का अधिकार है। जनता अपने राजा को बदल भी सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति राजा बन गया है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, या जो राजा के अधिकार है वो दैवीय अधिकार है, वो देवता से प्राप्त हुए या ईश्वर से प्राप्त हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात जो जॉन लोक है, जॉन लोक ने अपने ग्रंथ में कही थी, जो टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट ग्रंथ है, और ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर उसने अपने ग्रंथ में ही बताया, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया। उसने उसने बताया कि देखिए, जो जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति के जन्मजात अधिकार है, व्यक्ति को ये अधिकार जन्म से प्राप्त हुए हैं, और कोई व्यक्ति इन अधिकारों का हरण नहीं कर सकता है। व्यक्ति को जीवन का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, और व्यक्ति को स्वतंत्रता, अपना काम करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब उसके जन्मजात अधिकार है। इनको किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। उसने, जॉन लोक ने अपने ये ग्रंथ में ये बात कही थी, जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया था उसने अपने ग्रंथ में। ग्रंथ का नाम टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। उसने कहा कि देखिए, जो जीवन है, जीवन हमें राजा ने नहीं दिया है, तो जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति, वो राजा हमारा जीवन समाप्त नहीं कर सकता है। हमारी संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। जॉन लॉक का कहना था कि देखिए, ये अगर अगर व्यक्ति ने कोई संपत्ति अपनी मेहनत से कमाई है, अपनी मेहनत से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अर्जन कर रहा है, तो उस संपत्ति पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। वो उस कि वो अपनी संपत्ति के बारे में खुद सब सारा निर्णय लेने का अधिकारी है कि वो उस संपत्ति का क्या करेगा। फिर स्वतंत्रता, जॉन लॉक का कहना था कि देखिए, जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हुई है।
व्यक्ति जन्म से ही किसी के बंधन में नहीं है, राजा के बंधन में तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे कहीं भी आने जाने की, पढ़ने लिखने की, खाने पीने की जो स्वतंत्रता है उसे प्राप्त होनी चाहिए। ये व्यक्ति के जन्म से प्राप्त अधिकार है, ये जॉन लॉक का कहना था। और जो ये तीनों अधिकार है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये बाद में चल के जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद में जो वहां की राष्ट्रीय असेंबली थी उसने एक मानवाधिकार घोषणा पत्र बनाया था और उसका आधार बने थे ये। थर्ड नंबर पे आता है सरकार और जनता के बीच सामाजिक समझौता। जॉन लोक का कहना था कि देखिए, जो ये हमारा पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो सरकार है और जो जनता है उसके बीच एक सामाजिक समझौता होना चाहिए। और इस समझौते के अंतर्गत सरकार का कार्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, ना कि उन पर बंधन लगाना। ये जॉन लोक ने अपने ग्रंथ में कहा था। उनका कहना था कि देखिए, जो सरकार है, सरकार का कार्य सिर्फ इतना है कि व्यक्ति के जन अधिकारों की रक्षा करे, ठीक है। और बाकी सरकार जो है, सरकार जनता पर किसी प्रकार का कोई ऐसा बंधन ना लगाए जिससे कि जो जनता है वो सरकार के खिलाफ हो जाए, या जिससे कि सरकार को, जनता को सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाना पड़े। फिर एक एक सिद्धांत उन्होंने क्रांति का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि यदि सरकार जन अधिकार रक्षा में असफल होती है तो जनता क्रांति करे। उनका कहना था कि अगर सरकार ऐसी है कि वो अपनी जनता की रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रही है, अपनी जनता के अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रही है, यदि ऐसा होता है कि जो जनता है वो भूखे मर रही है, उसके पास काम नहीं है, या उसके पास संसाधन पर्याप्त नहीं है अपना विकास करने के, और अगर ऐसा होता है और इनकी रक्षा करने में राजा जो है वो असफल होता है, तो जनता को पूरा अधिकार है, जनता पूरा अधिकार है कि जनता राजा को उस गद्दी से हटाए और किसी दूसरे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाए जो कि उनके अधिकारों की रक्षा करे। इसमें क्रांति से क्या मतलब सिर्फ यही था कि सरकार को बदल दे। हिंसात्मक कारणों का से इसका मतलब नहीं था। जो उन लोग का मतलब था कि जनता ऐसे कार्य करे कि वो सिर्फ एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है शासक को बदल दे। शासक को बदलने का अधिकार जनता को है। तो ये जॉन लोक के विचार थे। जॉन लोक के इन विचारों का प्रभाव फ्रांस के लोगों पर पड़ा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मोंटेस्क्यू। उस समय में मोंटेस्क्यू भी एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो आज भी हैं। उनकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये भी पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। द स्पिरिट लॉ ऑफ लॉ उन्होंने पुस्तक लिखी मोंटेस्क्यू ने, और इस पुस्तक में उन्होंने सिद्धांत दिया सत्ता पृथक्करण का। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहेगी, अगर सिर्फ राजा के हाथ में सभी कार्य रहेंगे, कार्यपालिका का कार्य भी राजा के हाथ में रहेगा, विधायिका का भी और न्यायपालिका का भी, तो इससे क्या होगा, राजा निरंकुश हो जाएगा। वो मनमाने ढंग से कार्य करेगा क्योंकि उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर हमें देश में सरकार अच्छे ढंग से चलानी है, सही ढंग से चलानी है, तो उस सरकार के लिए उन्होंने सत्ता पृथक्करण सिद्धांत दिया था। इसमें मोंटेस्क्यू ने बताया कि देखिए, सत्ता का जो बंटवारा है, सरकार का जो बंटवारा है, वो तीन भागों में होना चाहिए: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानून बनाए, कार्यपालिका जो है वो कानूनों का पालन कराए, जनता से कानूनों का पालन कराए, और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है वो ये देखे कि जो कानून है वो जनहित में है या नहीं भी है। अगर कोई कानून जनहित में नहीं है तो जो न्यायपालिका है उन उन कानूनों को समाप्त करे, खंडन करे उन कानूनों को। ये सिद्धांत था मोंटेस्क्यू का। और इसी के बेस पे फिर उसने बताया कि जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता होगी तो वह निरंकुश हो जाएगा, ठीक है। और इसी सिद्धांत के बेस पे क्या हुआ था कि जो जब क्रांति हुई थी वहां पर फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो जो लुई सोलवा था उसकी ऐसी असीमित शक्तियों को समाप्त किया गया था वहां की राष्ट्रीय असेंबली के द्वारा, कि आपके अंदर आपकी जो असीमित शक्तियां हैं, ये असीमित शक्तियां आपके पास नहीं होनी चाहिए। हम सरकार के तीन अंग बनाएंगे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसने दी है, और दूसरा सत्ता पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सरकार के तीन अंग कौन कौन से बताए थे मोंटेस्क्यू ने: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। फिर जो तीसरे सिद्धांत, ये सब जो है ये हमारा जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें ये हमें बहुत डीपली ये पढ़ने हैं हमें। जो लोग मोंटेस्क्यू, होब्स, रूसो, सब हमें 5 मार्क्स बहुत डीपली पढ़ने हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इनका, क्योंकि हमें चीजों को थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे चलना है यहाँ से, ठीक है।
फिर तीसरा जो दार्शनिक है वो हमारा जीन जैक्स रूसो है। रूसो का भी फ्रांसीसी क्रांति पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा था कि रूसो को फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक पिता कहा जाता है। उनका दूसरा नाम फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक पिता है। उनके विचारों के आधार पर ही फ्रांसीसी क्रांति हुई यह कहा जाता है। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? ये जीन जैक्स रूसो की है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो की किस पुस्तक में है? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, और सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? वो जीन जैक्स रूसो ने दिया है। सामान्य इच्छा से क्या अर्थ है? जनता की सामूहिक इच्छा से। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो जीन जैक्स रूसो है, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इन्होंने सिद्धांत दिया था सामान्य इच्छा का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का मतलब क्या था? उन्होंने कहा था कि देखिए, जो सामान्य इच्छा है उसका अर्थ शासक की इच्छा से नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो शासन है वो इस आधार पर नहीं चलना चाहिए कि शासक की इच्छा क्या है, बल्कि जो शासन है वो इस आधार पर चलना चाहिए कि जनता की सामूहिक इच्छा क्या है, जनता क्या चाह रही है, या जनता के हित किस चीज में है, जनता अपना हित कैसे देख रही है। ये जो शासन कार्य है, शासन कार्य सामान्य इच्छा या जनता की सामूहिक इच्छा के आधार पर चलना चाहिए। दूसरा है फिर लोकतांत्रिक शासन। रूसो ने एक सिद्धांत ये दिया था कि देखिए, जो सरकार है वो सरकार जनता और उसके प्रतिनिधियों में सामाजिक समझौते पर आधारित होनी चाहिए। कि सरकार सिर्फ ये नहीं हो कि एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हुई तो उसका बेटा ही राजा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन वंशानुगत न होकर जनता और उसके प्रतिनिधियों में सामाजिक समझौते के आधार पर होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें जो जनता है, जनता की राजी भी शामिल हो, जनता पर अपने हितों के आधार पर अपनी सरकार का चुनाव करे। और ये लोकतांत्रिक शासन की सरकार का सिद्धांत था जो कि जीन जैक्स रूसो ने दिया था। फिर थर्ड नंबर पे आता है, उन्होंने एक सिद्धांत ये दिया था कि सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का विरोध। रूसो को कहना था कि देखिए, जो संपत्ति है और जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उसके पास संपत्ति कम है या ज्यादा है, या उसकी समाज में स्थिति क्या है। उन्होंने कहा था कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उसके पास संपत्ति नहीं है या उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा था कि समाज में सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये जीन जैक्स रूसो का एक सिद्धांत था, ये भी, जिसका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। फिर था हमारा क्रांति का नारा। ठीक है, जो जीन जैक्स रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे को जन्म दिया। उनका जो क्रांति का सिद्धांत था, अपनी क्रांति के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे को जन्म दिया। ठीक है, अब क्या होता था कि जैसे देखिए, जो ये सिद्धांत थे, ये सारे दार्शनिक थे। जो वहां का तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो नए मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था, तो वो क्या करते थे कि वो ये जो दार्शनिक है, इन दार्शनिकों के विचारों को, ठीक है, पढ़ते थे, समझते थे, फिर ये विचार गोष्ठियों का आयोजन करते थे, या जैसे हमारे यहाँ कह देते कि सभा करते थे। सभा में जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो सभी लोग उस सभा में या उन गोष्ठियों में शामिल होते थे। उनपे अनपढ़ लोग भी होते थे और पढ़े लिखे लोग भी होते थे, अशिक्षित और शिक्षित दोनों लोग उनमें शामिल होते थे। तो क्या होता था कि देखिए, जो वो शिक्षित वर्ग के लोग थे, इन सारे विचारों को उन गोष्ठियों में पढ़कर बताते थे। ठीक है, जोर जोर से पढ़ते थे ताकि सभी व्यक्तियों तक वो विचार पहुंचे, सभी व्यक्तियों को वो विचार समझ में आए, अनपढ़ लोग भी उन विचारों को समझ सके कि भैया, मतलब ये था सिर्फ मध्यम वर्ग का कि जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग के सभी लोगों के अंदर ये भावना पैदा होनी चाहिए, उन्हें ये पता चलना चाहिए कि जो शासक है और जो प्रथम और दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, वो लोग कैसे तीसरे वर्ग के अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, तीसरे वर्ग का शोषण कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए, इस वजह से जो शिक्षित मध्यम वर्ग के तीसरे वर्ग के लोग थे, ये इन दार्शनिकों के विचारों को गोष्ठियों में पढ़कर जोर जोर से पढ़कर बताते थे, ताकि जो अनपढ़ लोग होते हैं, अनपढ़ लोग भी इन विचारों को समझ सके और वो समझ सके कि उनके साथ सरकार द्वारा किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये सारे कारण तो एक तरफ थे, लेकिन जो उस समय फ्रांस में क्रांति हुई, क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या था?
कि जो राजा था, जो लुई सोलवा था, लुई सोलवे ने कर्ज को चुकाने के लिए, जो जो देश के ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ था या फिर अपने खर्चे पूरे करने के लिए, लुई सोलवे ने जनता पर नए कर लगा दिए। ठीक है, नए करों के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी शुरू कर दी, नए कर लगाए। और इससे वहां पे फिर क्रांति भड़क उठी। अब उसमें नए करों में क्या था, वो किस तरह से मतलब वो लगाए जाते थे। तो जो फ्रांस है, फ्रांस में क्या होता था कि जब नए कर लगाने होते थे, फ्रांस में जो शासक होता था, शासक केवल अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से जनता पर कर नहीं थोप सकता था। उसे कर लगाने के लिए तीनों स्टेट की बैठक बुलानी पड़ती थी। ठीक है। अब क्या था कि देखिए, फ्रांस में सम्राट प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर, प्रतिनिधि सभा उसका नाम होता था। इस सभा में तीनों स्टेट के सदस्य होते थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट, तीनों स्टेट के सदस्य होते थे, जिसमें नए कर प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती थी। ठीक है। और इससे पहले, लुई सोलवे से पहले, जो इन करों के लिए, नए कर लगाने के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, वो 1614 में बुलाई गई थी। 1614 के बाद फिर 1774 में लुई सोलवा शासक बना फ्रांस का। ठीक है। और उसके बाद 1789 में उसने नए कर लगाने के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। ठीक है। आपको पता है कि 1789 में अमेरिका में नई सरकार बनी थी। उस समय उससे पहले अमेरिका ने अपने 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र कराए थे। और उस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका को सहायता दी थी, सैनिक सहायता भी दी थी, वित्तीय सहायता भी दी थी। और सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध की हार का अपना बदला लेना चाहता था। सिर्फ इसलिए वो अमेरिका को सहायता दे रहा था। उसने ये नहीं देखा, लुई सोल्वे ने अपने अपने देश में इन्हें देखा कि हमारे यहाँ पर कितनी मारा मारी धन की हुई है, लोगों की हालत क्या है, जनता की हालत क्या है, उसे से कोई मतलब नहीं था। उसने युद्ध में भाग लिया। जनता देश पर 10 अरब लिब्रे का और बोझ पड़ा, कर्ज का बोझ पड़ा। और इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए उसने नए कर लगाने के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। 1789 में यह बैठक बुलाई गई थी। अब क्या हुआ कि इस बैठक में क्या होता था, मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, कि इस बैठक में होता था कि जैसे देखिए, प्रथम स्टेट के लोग जितने भी हैं, द्वितीय स्टेट के जितने भी लोग हैं, और तृतीय स्टेट के जितने भी लोग हैं, लोग उसके प्रतिनिधि चाहे कितने भी शामिल हो जाएं। ठीक है। प्रतिनिधि कितने भी हो, लेकिन उसमें जो मत देने, जो उनका वोट गिना जाता था, वो एक वर्ग का एक वोट गिना जाता था। तो जब लुई सोल्वे ने बैठक बुलाई 1789 में, इसमें उसने तीनों स्टेट के सदस्य बुलाए। ठीक है। गए तीनों स्टेट के सदस्य। और इन सदस्यों में भी क्या था कि जो निम्न वर्ग के किसान थे, औरत थी और कारीगर थे, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कहते हैं, कि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ फैली हुई थी, इस तरह की व्यवस्था है। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ में, हमारे देश में भी एक बहुत खराब व्यवस्था थी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इस तरह की व्यवस्थाएं विश्व के उस समय सभी देशों में थी। फ्रांस में भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे किसान, औरत और कारीगर, किसान, महिलाओं और कारीगरों को इस बैठक से बाहर रखा गया था। इनका कोई प्रतिनिधित्व इस सभा में नहीं था। उस सभा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो तीसरे स्टेट के, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ज्यादा प्रतिनिधित्व भी उन लोगों का ही था। ठीक है। कोई औरत उस सभा में नहीं थी, किसी नहीं था, कारीगरों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, किसानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वो सब बैठक से बाहर थे। अब तीसरा जो स्टेट है, इसका नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और आबेसिये ने। वहां के दो प्रमुख व्यक्ति थे, मिराबियो और आबेसिये, इन्होंने उसका नेतृत्व किया था, उस बैठक का। तो क्या हुआ कि देखिए, जो जैसे मैंने आपको बताया, प्रथम स्टेट तथा पादरी वर्ग, नहीं पादरी वर्ग नहीं, यहाँ पे आएगा सामंती वर्ग। सामंती वर्ग, प्रथम स्टेट में तो पादरी आता है, दूसरे में आता है सामंती। ये आप ठीक कर लेना, सही कर लेना, यहाँ पे सामंती आएगा। ठीक है। प्रथम स्टेट और सामंती वर्ग, इसके मैंने आपको बताया 300 और 300 सदस्य थे सभा में। और तीसरे स्टेट के 600 सदस्य सभा में शामिल हुए थे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा का सिद्धांत, प्रत्येक वर्ग एक मत दे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रत्येक वर्ग है, 3 वर्ग थे, तीनों वर्ग में से प्रत्येक वर्ग एक एक मत देगा। पादरी वर्ग, जो प्रथम स्टेट है, वो एक एक वोट देगा। जो कुलीन वर्ग है, वो एक वोट देगा। और जो तीसरा तृतीय स्टेट है, वो एक वोट देगा। ठीक है।
तो ये सिद्धांत वहां पर उस समय भी लुईस ओल्वे ने लागू किया। लेकिन देखिए, जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम का जो मध्यम वर्ग था, जो तृतीय स्टेट था, उन लोगों पर जो दार्शनिक थे, यूरोप के उस टाइम के समय के दार्शनिक थे, जो मुख्य मुख्य लोग थे, जैसे जून लोक, रूसो, मोंटेस्क्यू, इन सब का प्रभाव था। उन्होंने देखा था कि उन्होंने अपनी पुस्तकों में नए सिद्धांत दिए हैं शासन चलाने के, और वो जो नए सिद्धांत है, वो नए सिद्धांत तृतीय स्टेट को मतलब समझ में आ रहा था कि ये किस तरह के सिद्धांत है। और इसीलिए तृतीय स्टेट ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं मानते कि एक वर्ग एक वोट दे। हम कहेंगे कि जो सभा है, सभा में जितने सदस्य हैं, 300 सदस्य ये हैं, 300 सदस्य ये हैं और 600 सदस्य ये हैं, हम कहते हैं कि इन सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दीजिए आप। 600 के 600 लोग ये वोट देंगे, 300 ये वोट देंगे, 300 ये वोट देंगे, और उसके आधार पर देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, किसे मतलब जो कर लगाए जाने हैं, नए कर लगाए जाने हैं, वो कर लगाने हैं या नहीं लगाने, या कितने कर लगाने हैं, वो किस हिसाब से लगाने हैं, किस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाने हैं। उसके बाद आप ये डिसाइड करिएगा। पहले जो वोट है, वोट आप प्रत्येक व्यक्ति का वोट लीजिए, ना कि एक वर्ग का। ठीक है। अब जो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत था, ये एक तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांत था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है हमारे यहाँ भी, और 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार है। जो लोकतांत्रिक सिद्धांत था, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक से आया था। ठीक है। इस पुस्तक के आधार पर जो तृतीय वर्ग है, उसने मांग की थी इस व्यवस्था की। फिर क्या हुआ कि जो सम्राट था, लुई सोलवा था, उसने अपनी मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लुई सोलवा जो था वो शासक था, और शासक के ऊपर, शासक वर्ग के ऊपर, आप अभी अपने वर्तमान समय में भी देखते होंगे कि शासक वर्ग के ऊपर जो अमीर लोग हैं या सामंती लोग हैं, उनका वर्चस्व अधिक रहता है। ठीक है। बजाय कि सामान्य जनता के। ज्यादा हितैषी जो होते हैं, वो अमीर वर्ग के ज्यादा हितैषी होते हैं, और उस वक्त तो और भी ज्यादा हितैषी होते थे शासक अमीर वर्ग के। तो उसने, उस राजा को लगा कि भाई ये जो मांग कर रहे हैं, इस मांग से जो चर्च है उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा, जो सामंती वर्ग है उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा। मैंने इनसे लोन लिया हुआ है, इनसे पैसे लिए हुए हैं, या फिर अगर ऐसा हुआ मैंने इनकी मांगों को अस्वीकार किया, तो ये मुझे गद्दी से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने मांगों को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा नहीं, ये मांग आपकी स्वीकार नहीं होगी। और इससे फिर क्या हुआ कि जो तीसरा स्टेट है, उसने कहा ठीक है, आप नहीं मानते तो मत मानिए आप हमारी मांग। 20 जून को उसने क्या किया, टेनिस कोर्ट में एक जगह थी, वहां पे जाके उन्होंने शपथ ली और खुद को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक हम अपना संविधान नहीं बना लेते, हम राजा की किसी भी बात को नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि सरकार कि देश में कोई राजा है या शासन कर रहा है। उन्होंने खुद को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कहा और कहा कि हम खुद आपका अपना एक संविधान बनाएंगे, और संविधान के आधार पर ही फिर आगे देश चलेगा। आप देख लीजिएगा, मैंने जो आपको बताया था कि आपको फ्रांस की क्रांति में अपने बहुत सारे ऐसे, मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी मिलेगी आपको जो कि फ्रांस की क्रांति से निकली हुई होंगी। आपने 2-3 चीजें तो अभी देख ही ली है। अधिकार देख लिए हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देख ली है, संविधानवाद देख लिया है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो इन्होंने शपथ ली थी, खुद को राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया और संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसी समय क्या हो रहा था, जिस जिस समय राष्ट्रीय असेंबली ये सब कर रही थी और संविधान का प्रारूप तैयार करने में बिजी थी, लगन थी, व्यस्त थी। उस समय क्या हो रहा था कि जो फ्रांस है, फ्रांस में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वहां कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी। और जो वहां के बेकरी वाले थे, बेकरी मालिक थे, उन्होंने उन लोगों ने पाव रोटी की जमाखोरी शुरू कर दी, अपने पास जमा करने शुरू कर दिए पाव रोटी, मतलब अपने पास लेकर बैठ गए। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ भी क्या होता है, जब चीजें महंगी होती हैं, जैसे कोई चीज महंगी हुई, तो जो हमारे यहाँ जिन्हें आड़ती बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उन चीजों को दबा के बैठ जाएंगे। ज्यादा चीजें वो अपने पास इकट्ठी कर लेंगे, दबा के बैठ जाएंगे, और उससे फिर क्या होगा, वो सोचते हैं कि भाई आगे आगे ये चीजें और महंगी होगी तो हम तब बेचेंगे उन चीजों को। ठीक है। उस समय वहां पे भी क्या हुआ था कि जो बेकरी के मालिक थे, उन लोगों ने जब देखा कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, और आगे आगे इन रोटी के दाम और बढ़ने हैं, तो उन्होंने जमाखोरी शुरू कर दी रोटियों की।
औरतें क्या थी, औरतें बेकरियों के आगे भीड़ लगाए खड़ी हुई रहती थी, लाइन लगाए खड़ी हुई थी, एक खड़ी हुई थी। और उन्होंने देखा कि जो बेकरी के मालिक है वो उन्हें रोटी नहीं दे रहे हैं, पाव रोटी नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या हुआ कि औरतें गुस्साई गुस्साई हुई भीड़ ने, उस समय बास्तील जगह थी, बास्तील में वो जमा हुई, और उस घटना को कहा जाता है बास्तील के दुर्ग का पतन। ठीक है। तो 1789 में एक और घटना हुई जिसे बास्तील के दुर्ग का पतन के नाम से जाना जाता है, और ये कब हुई थी? 14 जुलाई को। मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो डेट दी हुई है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, किसी भी घटना की, किसी भी बड़ी घटना की, वो आपको अपडेट भी थोड़ी ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले तो हम सिर्फ सन ध्यान में रखते थे कि भाई ईयर ध्यान में रख लो, छुट्टी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। लेकिन जो अभी ये दिसंबर 2025 का जो नेट हुआ था, नेट का एग्जाम हुआ था, इसमें उसने कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उसने डेट्स पूछी हुई थी। तो डेट भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि रटिए सभी, पर जो मुख्य दिनांक है, जो हमारे सिलेबस में या हमारी पुस्तकों में दी हुई है, मुख्य मुख्य चीजें हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत है। फिर एक तो ये बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ। दूसरा क्या हुआ कि उस समय फ्रांस के गांव में ये अफवाह फैल गई, गांव के लोगों के बीच में, कि जो हमारे जमींदार हैं, ठीक है, उन जमींदारों ने हमारी फसलों को बर्बाद करने के लिए गांव में लुटेरों को बुलाया हुआ है। बाहर से लुटेरे बुलाए हैं ताकि वो लुटेरे हमारी फसलों को बर्बाद कर दे। गांव में ये अफवाह फैली, और ये अफवाह फैलने से जो वहाँ किसान वर्ग के लोग हैं, उन लोगों पर को तो एक तो पहले से ही वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, भाई ठंड हो रही है, खाना नहीं है, करों का इतना बोझ है। ऊपर से फिर जब ये पता चला कि उनकी फसलें, उनकी फसलों को बर्बाद करने के लिए भी भाई जमींदारों ने लोग बुला लिए, लुटेरे बुला लिए, तो किसानों ने क्या किया? फिर किसानों ने जो अपने जमींदार थे, यहाँ जमींदार आएगा, जिम्मेदार नहीं, जमींदार, उन्होंने फिर क्या किया कि अपने जमींदारों पर हमले करने शुरू किए उन्होंने फिर। क्योंकि भाई एक तो व्यक्ति पहले से ही इतना परेशान है, दूसरा आप उसके ऊपर और ज्यादा परेशानियां डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, तो वो उसका दिमाग तो फिर एक टाइम पे करेगा ही ना कि भाई ठीक है, जैसा होगा अब देखा जाएगा। उस समय पे सारे किसान इकट्ठे हुए, और उन्होंने जो अपने जमींदार थे, जमींदारों पर हमले करने शुरू हुए। और उस समय फिर वहां फ्रांस में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि जो वहां के जमींदार थे या जो सामंत थे, उनमें से कुछ लोगों को तो विदेशों में जाकर, दूसरे पड़ोसी देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी। इतनी इतना मतलब वहां पर क्रांति फैल गई। इससे क्या हुआ कि जब लुईस होलवे ने देखा कि भाई मेरे देश में अव्यवस्था फैली हुई है, अब जो ये तीसरे वर्ग के लोग हैं, ये तीसरे वर्ग के लोग मेरी बात नहीं मानने वाले हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे ही राजगद्दी से नीचे उतार दें। ठीक है। तो लुईस होलवे ने ये देखा, और ये देखकर उसने क्या किया कि जो राष्ट्रीय असेंबली थी वहां की, उसकी सारी शर्तें मान ली कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, जो जो तुम कहोगे तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। और फिर 4 अगस्त 1789 को, 1789 को, राजा ने कर और सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। ठीक है। उसने कहा कि आज से जो निम्न वर्ग है या जो तृतीय स्टेट है, तृतीय स्टेट पर जो कर लगाए गए हैं वो कर नहीं लगाए जाएंगे, और जो सामंती व्यवस्था है वो समाप्त करते हैं। आज के बाद कोई सामंती व्यवस्था नहीं होगी, कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है। उसने फिर जो प्रथम वर्ग है था, पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग में उसने कहा कि जो इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, विशेषाधिकार सामंतों के भी समाप्त हो गए, क्योंकि जब सामंती व्यवस्था ही समाप्त हो गई तो वे विशेषाधिकार कोई बचा ही नहीं है। और जो प्रथम वर्ग था, प्रथम वर्ग के भी विशेषाधिकार उसने समाप्त किए। उसने कहा कि देखिए, जो आप ये धार्मिक कर लगाते हैं, आज के बाद ये कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है। विशेषाधिकार, जन्म से जो आपको विशेषाधिकार मिले हैं, ये कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है। चर्च के स्वामित्व में जो भूमि थी, जो चर्च के लोग जिस भूमि को किसानों से, निम्न वर्ग के लोगों से जुतवाते थे, ठीक है, वो भूमि भी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, उस भूमि को जब्त किया गया। और इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस है, फ्रांस की सरकार को इससे 20 अरब लिब्रे का धन मिला। ठीक है, कम से कम 20 अरब लिब्रे, कोई कम धनराशि नहीं है, 20 अरब लिब्रे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1791 में, आपको ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो फ्रांस है, फ्रांस के संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ? तो 1791 में। 1791 में फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, और इस संविधान में बोला गया कि जो देखिए शक्तियों का विभाजन न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में किया जाएगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, इन तीन संस्थाओं के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। तो यहाँ हमारा किसका सिद्धांत आ गया? मोंटेस्क्यू का सिद्धांत आ गया।
ठीक है। यहाँ मोंटेस्क्यू का सिद्धांत हमारा लागू हो गया। सबसे पहला हमारा सिद्धांत लागू हुआ जॉन लोक का, जब राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया गया। दूसरा अधिकार हमारा हुआ रूसो का, जिसने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए, जनता की इच्छा से होना चाहिए। और तीसरा हमारा जो यहाँ सरकार में शक्तियों का विभाजन किया गया वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में किया गया। तो तीसरा यहाँ मोंटेस्क्यू का प्रभाव आ गया हमारा फ्रांस की क्रांति में। और इस आधार पर फिर क्या हुआ कि फ्रांस में 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की नियुक्ति हुई। संवैधानिक राजतंत्र बना कि मतलब राजा तो रहेगा, ठीक है, राजा कहीं नहीं हटेगा, राजा रहेगा, लेकिन जो शासन है, शासन संविधान के अनुरूप चलेगा, ना कि राजा के अनुरूप। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से चलेगा, राजा की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा। अब ये संवैधानिक राजतंत्र की नियुक्ति हुई, ठीक है। और जो कानून निर्माण का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार, वो राष्ट्रीय असेंबली को दिया गया। ठीक, मतलब राजा हमारा वहां पर शासक नियुक्त हो गया, लेकिन जो कानून बनाएगा, कानून राष्ट्रीय असेंबली बनाएगी। ठीक है। और ये राष्ट्रीय असेंबली वो होगी जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय नागरिकों द्वारा होता था। ठीक है, कि ये जो राष्ट्रीय असेंबली है इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा होगा। तो उस टाइम पर फ्रांस में देखिए, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र नियुक्त हो गया, लेकिन उसमें भी क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग भी कहीं ना कहीं अपना खुद का हित देख रहा था। ठीक है, मध्यम वर्ग को भी तीसरे वर्ग का उसे चिंता थी, लेकिन उसके साथ साथ के साथ अपने हित की भी चिंता थी कि भाई देखिए हमने इतनी बड़ी क्रांति की है, हमने संवैधानिक राजतंत्र हम लाए हैं, तो कुछ फायदा हमें भी मिलना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने मतदाताओं को निश्चित किया कि कौन कौन व्यक्ति मत दे सकता है, ठीक है, फिर उस समय वहां पर जो नागरिक है, दो लोगों, दो हिस्सों में बटे, एक सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वो नागरिक होते थे जिनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा थी और वो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक, वो सक्रिय नागरिक थे। सक्रिय नागरिक वो नागरिक जिनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर एज उन्होंने दे दी कि एज आपकी, जो अगर आपको जो वोट देने का अधिकार है वो 25 साल के बाद मिलेगा। दूसरी शर्त उन्होंने क्या कर दी कि आप अगर 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं, ठीक है, तो आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि जो एक बड़ा वर्ग था, जनता का एक बड़ा वर्ग मताधिकार के जो अधिकार है, मत के अधिकार से वंचित रह गया। इसमें अन्य लोगों को, पुरुष, महिला, बच्चे, 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, किसी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक, वो लोग थे निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक जिन्हें मताधिकार प्राप्त था, निष्क्रिय नागरिक जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। और इसमें आप देख लीजिए, पुरुष, महिला, बच्चे, किसी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। हम लोग जो कहते हैं कि वेस्टर्न लोग जो हैं वो ज्यादा विकसित हैं या उनकी सोच ज्यादा विकसित है। आप यहाँ देख लीजिए कि हमारे यहाँ जब देश स्वतंत्र हुआ, देश की स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को भी अपने अधिकार मिले, बच्चों को भी अधिकार मिले। ठीक है, महिलाओं को मताधिकार देश की स्वतंत्रता के साथ ही मिल गया। और वहां जब क्रांति हुई, उस क्रांति के समय पर वहां महिलाओं को मताधिकार नहीं प्राप्त हुए थे, वो बाद में फिर महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुए, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, दो दो तरह के नागरिकों में वहां का समाज बट गया। फिर क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय असेंबली का चुनाव होता था, ठीक, उस राष्ट्रीय असेंबली के चुनाव में जो सक्रिय नागरिक होते थे, वो सक्रिय नागरिक पहले नागरिक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे। ठीक, सक्रिय नागरिक जैसे मैं हूं, या जैसे हम मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। उन 100 बच्चों में से हम कह दें कि देखिए 50 बच्चे आपके ऐसे हैं जो, जिनकी एज 10 वर्ष से कम है या 20 वर्ष से कम है, वो लोग वोट नहीं देंगे। और जिनकी एज 20 वर्ष से ज्यादा है वो लोग वोट देंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं कि 50 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से ज्यादा है और 50 बच्चे वैसे हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। तो जो 10 वर्ष से कम बच्चे हैं वो तो पहले ही बाहर हो गए मतदान से। ठीक है, जो वो बच्चे हैं उन बच्चों को हम कहेंगे निष्क्रिय नागरिक। ठीक, फिर जो सक्रिय नागरिक हैं, फिर वो क्या करेंगे, जो जो 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हो गए, उन्हें हम कहेंगे कि आप पहले अपने 50 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे चुनो जो आपको आगे लीड कर सकते हो। और फिर उन 10 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे चुनने हैं जो वैसे हो, जो उन 10 में से भी बेस्ट हो। ठीक है, तो
अब क्या हुआ, जैसे 50 बच्चों ने 10 बच्चे चुने, और फिर वो 10 बच्चे जो हैं, वो 10 बच्चे सारे मिलकर 5 बच्चों को चुनेंगे, और वो जो 5 बच्चे होंगे वो राष्ट्रीय असेंबली होगी। बहुत कॉमन नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा उस टाइम पे वहां का क्या वोटिंग सिस्टम था। कक्षा है कोई, एक कक्षा में 5 बच्चे हमें चुनने हैं, सबसे बेहतर बच्चे चुनने हैं, ठीक है। और हमारी जो कक्षा है, कक्षा में कुल 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से 50 बच्चे हमने बाहर इसलिए कर दिए क्योंकि उनकी आयु कम है, और 50 बच्चे हमने ले लिए कि भाई इनके द्वारा चुनाव किया जाएगा क्योंकि इनकी आयु अधिक है, 10 वर्ष से अधिक आयु है इनकी, ये फैसला लेने में ज्यादा समझदार है, ठीक है, इस आधार पर। अब क्या हुआ कि इन 50 बच्चों को हमने कहा कि आप अपने में से बेस्ट 10 का चुनाव कीजिए, जो बेस्ट 10 बच्चे हैं। और फिर जब बेस्ट 10 बच्चों का चुनाव हो गया, तब हमने इन्हें कहा कि आप अपने में से 5 बेस्ट बच्चों का चुनाव कीजिए, जो 5 बेस्ट बच्चे आप में से हैं, जो क्लास में सबसे बेहतर है। तो ये क्या हुआ, इससे जो 5 बच्चे आए हमारे, ये राष्ट्रीय असेंबली घोषित हुए, ये राष्ट्रीय असेंबली बन गई। ये उस टाइम में वहां की जो मतदान व्यवस्था थी, उस मतदान व्यवस्था की प्रोसेस था कि किस तरीके से प्रोसेस वहां पे चलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सक्रिय नागरिक थे ये बच्चे, जिन्हें जिन्हें ये लोग सक्रिय नागरिक थे, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। इसमें पुरुष, कामगार पुरुष, ठीक है, या कम आयु वाले पुरुष, महिला और बच्चे, और 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। मतदान कैसे किया जाता था वहां पे, वो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हुआ, संविधान में जीवन, अभिव्यक्ति व कानूनी बराबरी के अधिकार को जन से अधिकार प्राप्त तथा छीने न जा सकने वाले अधिकार घोषित किया गया, जिनकी रक्षा राजा करेगा। अब इस संविधान में क्या किया गया कि देखिए, आपके पास जो अधिकार हैं, जो आपके पास जन्म से विशेषाधिकार है, जिन्हें कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, वो संपत्ति नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो जो अधिकार है वो जीवन का अधिकार है, ठीक है, कि व्यक्ति जीवित रहे, और जीवित रखने के लिए उसे सुविधाएं जो सुलभ कराएगा, वो कौन कराएगा, राजा कराएगा, राजा उनकी रक्षा करेगा। उसके बाद अभिव्यक्ति की का अधिकार है कि आपको अपने हित में स्वतंत्र होकर कुछ भी बोलने का, भाषण देने का अधिकार है, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे का अहित ना होता हो, किसी दूसरे का बुरा ना होता हो, ठीक है। अभिव्यक्ति का अधिकार आपको है, और कानून के समक्ष बराबरी का आपको अधिकार है, ठीक है, कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, ठीक। तो समानता का अधिकार वहां से आ गया, ठीक है। अब ये था, ये सब जो था ये संविधान में लिखा गया, फ्रांस के संविधान में लिखा गया, और कहा गया कि ये जो अधिकार है, ये सारे अधिकार हमें जन्म से प्राप्त हुए हैं, और इन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, राजा भी इन अधिकारों को नहीं छीन सकता, और इन अधिकारों की रक्षा जो है, इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, राजा करेगा। इन अधिकारों की रक्षा कोई और व्यक्ति नहीं करेगा, राजा का कर्तव्य होगा कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी आज की क्लास इतनी ही थी, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। मैं कल कोशिश करूंगी कि कल मैं फ्रांस की क्रांति पूरी कर दूं क्लास में। अब रेगुलर आपकी कल का मिस हो गया, लेकिन अब आगे से आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, और मैं आप लोगों से बस यही कहूंगी कि आप एक बार क्लास देखिए और देखकर उसका फायदा उठाए, बस, और तो कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू आपका।